जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे सैनों सरणियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज का सेशन हमारा रहेगा सर्किल का पार्ट नंबर 2। तो मैं चाहूंगा फटाफट से हमारी पूरी आर्मी पूरे जोश के साथ में लाइव आ जाए और फिर हम स्टार्ट कर दें आज का हमारा प्यारा सा सेशन, जो कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट कंटेंट के साथ में होने वाला है। हाँ जी भाई, आ जाओ फटाफट से। और इसके अंदर हम कुछ पीवाईक्यू जो है वो भी सोल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा एहसास हो जाए कि हाँ, इस लेवल का जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ रहा है, उसके लिए आप लोग अवेयर हो जाए, तैयार हो जाए, है ना। तो सर्किल का पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे सोल्जर जो क्लास में आ चुके हैं, एक बार कॉमेंट वाले सेक्शन में आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। अपने आप से वादा कर लें, अपने पेरेंट्स से वादा कर लें। मैंने आपसे वादा कर ही दिया है कि आप लोगों को इस लेवल का कंटेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपको डरने की 1% भी टेंशन नहीं है ना। अभी हाल फिलहाल में जैसे एयरफोर्स का एग्जाम आज से शुरू हो गया है, हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और फिर जैसे ही एग्जाम हॉल से वो बाहर आएंगे, उन बच्चों का पेपर का सोल्यूशन करवाना हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी क्लास हो सकता है 10 तक हो, या 10:15 तक हो, या 10:30 तक हो। जैसे ही बच्चों की कॉलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, तब तक आपकी क्लास रहेगी, उसके बाद में बंद कर दी जाएगी, ठीक है। अब आपका जैसे कल बच्चों का एग्जाम है, तो कल आपकी कोई क्लास नहीं है ना। और परसों बच्चों का एग्जाम है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। लेकिन आप 1% भी ये मत सोचना कि आप लोगों के लिए हम मेहनत कम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए भी उतनी ही मेहनत होगी जैसी एयरफोर्स में हमने करी है, जैसा कंटेंट आपको दिया है, इतना तो खैर आपको विश्वास भी है। और बाकी हम प्रूव कर देंगे इस चीज को, ठीक है भाइयों। चलो जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर कोई बच्चा हमारे से ऑफलाइन पढ़ना चाहता है और बेहतरीन तरीके से डेप्थ से डाउट अगर क्लियर करना चाहता है, तो वो बच्चा आ सकता है कैट डिफेंस एकेडमी देहरादून। वहां पे 2 टाइप के बेचेस आपको देखने को मिलेंगे। एक बेच मिलेगा आपको 10th फाउंडेशन, 10th पास करने वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन का बेच देखने को मिलेगा। और दूसरा जो बेच है वो टारगेट बेच, जो 12th पास बच्चे हैं उन बच्चों के लिए टारगेट बेच। जिन बच्चों ने अभी जैसे 12th पास की है, आपका कोई रिलेटिव है ना, सगा संबंधी कोई दोस्त हो, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में आप स्टडी करिए। जैसे आपने ऑनलाइन में देखा होगा, ऑनलाइन में कई बार क्या होता है, आपका डाउट वगैरह क्लियर नहीं हो पाता है ना। यदि आप हमारे सामने होते तो आप वहीं उसी क्लास के अंदर आपका जो डाउट है वो क्लियर कर लेते। तो अगर आपको डाउट वगैरह में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बच्चा ऑफलाइन में इंटरेक्शन थोड़ा सा और अच्छा होता है, तो अगर कोई बच्चा आना चाहे तो देहरादून कैडेट डिफेंस एकेडमी के अंदर वो ज्वाइन करें। 15 अप्रैल से पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। 15 अप्रैल से पहला बैच एनडीए का टारगेट बैच स्टार्ट हो जाएगा। टाइम कम है, सितंबर में एग्जाम है, तो लेट ना करें। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चे को कोई इंक्वायरी करनी है, तो ये जो नंबर दे रखा है, आप इस वाले नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं 10th फाउंडेशन बैच के लिए और इस वाले बैच के लिए, है ना, टारगेट बैचेस के लिए। चलो भाइयों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब आपके लिए जो क्वेश्चंस बनता है, वो क्वेश्चंस एक तो बनता है जैसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला सर्किल। मैंने आपको बता दिया है, कल की क्लास के अंदर बताया था शायद मैंने, कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनसे एक भी सर्किल पास नहीं रहेगा। नंबर ऑफ सर्किल उन पॉइंटों से पास होंगे वो 0 रहेंगे। और अगर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, तो उनसे मैक्सिमम एक ही सर्किल पास होगा। अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है और उनसे पास होने वाला सर्किल यदि हमें निकालना है, एक क्वेश्चन ये जो 2-3 बार पेपर के अंदर आ चुका है, एक क्वेश्चन वो कि जब आपको 2 तो पैरेलल लाइन दे रखी हो और एक तीसरी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर दे रखा हो, मतलब सर्किल टचिंग टू लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्सिस, एक्सों के समांतर रेखाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण यदि हमें निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे। आप इसको स्टार डाल लो, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सर्किल टचिंग टू लाइंस आर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। जो भी एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल। जैसे मान लो कि हमारे को ऐसे इक्वेशन निकालनी है सर्किल की। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग टू x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड y बराबर 1। मान लो कि ऐसा हमारे पास सर्किल है जो इन तीनों लाइनों को, जो एक्सों के समांतर है, उन तीनों लाइनों को स्पर्श करने वाला वृत्त अगर निकालना है, तो हम देखो इसका समीकरण किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा जियोमेट्री है इसके अंदर और बढ़िया तरीके से आपको समझना है। जैसे आपको दे रखा है, एक तो x इक्वल टू 2 दे रखा है,
x इक्वल टू 2 क्या होगा, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 4 है। एक जो लाइन है ये है x इक्वल टू 2 लाइन है। एक जो लाइन है आपके पास वो है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आपके पास ये लाइन है। एक जो लाइन है वो है आपके पास y बराबर 1, तो y बराबर 1 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा। ये वाला पॉइंट अगर मैं 0,1 मानता हूं तो y बराबर 1 होगा हमारे पास यहाँ पे। इन तीनों लाइनों को टच करने वाला सर्किल यदि हमें निकालना है तो वो कैसा सर्किल हो सकता है? इन तीनों रेखाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त, देखो वो जो सर्किल है वो या तो हमारे पास ऐसा ऐसा सर्किल हो सकता है, इन तीनों लाइनों को जो टच करने वाला सर्किल है वो ऐसा सर्किल हो सकता है। ये लो जी, एक सर्किल ऐसा, या फिर वो सर्किल हो सकता है हमारे पास ऐसा। तीनों रेखाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त होना चाहिए। हमें इसका सेंटर और रेडियस पता करना है। सेंटर और रेडियस कैसे पता करें जरा समझना है ना। इसका सेंटर और रेडियस कैसे पता करेंगे? पहले तो आप ये देखो कि यहां से यहां तक हमारे पास डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस आपको यहां तक पहुंचना है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपके पास कितनी है जी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास 2। अच्छा, आप इसके अंदर ये निकाल सकते हैं कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ यदि आप करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? रेडियस। ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक आप बता सकते हैं कि कितनी है। ये वाली डिस्टेंस 2 है, ये वाली डिस्टेंस आपके पास 4 है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये क्या है आपके पास? डायमीटर है। ठीक है ना, ये आपके पास डायमीटर है। और इस डायमीटर से यदि हमें रेडियस निकालनी हो तो रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हो। रेडियस बराबर होगा d/2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 2 का यदि आप आधा करोगे तो रेडियस आपके पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है। आप देखना जरा, यहां से यहां तक हमारे पास रेडियस है। आपको निकालना है सेंटर। सेंटर निकालने के लिए आपको इस पॉइंट की, इन दोनों पॉइंटों की x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी होती है। अच्छा, ये बताना मुझे कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपके पास 2 है, ये वाली डिस्टेंस 1 है, तो यहां से लेकर यहां तक मतलब इस सेंटर की कहां से y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट है? 3 यूनिट। मतलब सेंटर का x कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास 3 है। अगर आपको y कोऑर्डिनेट बताना है तो y कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे? y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास क्या है भाई? ये यहां से लेकर यहां तक वो तो है हमारे पास, देखो ये पूरी डिस्टेंस देखना, ये जो पूरी डिस्टेंस है वो तो है हमारे पास, ये तो है रेडियस। और अच्छा, आप इसके अंदर थोड़ा सा और लॉजिक लगाएं, जियोमेट्रिकली थोड़ा सोचने की कोशिश करें कि इसकी रेडियस, इसका जो सेंटर का और कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, वो किस तरीके से हो सकता है। ये हमारे पास x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी, हमें इस सेंटर की y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। और वो कैसे पता करें हम, है ना? ये वो कैसे पता करें? ये जो पूरी डिस्टेंस, शायद ये डायग्राम जो बनाने के अंदर है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इस वजह से ऐसी शायद प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपको शायद इसमें दिख नहीं पाएगा। मैं एक बार वापस इस डायग्राम को बनाता हूं और इसमें थोड़ा सा एक पैरामीटर आप चेंज करो, जिससे कि क्या है कि ये डायग्राम थोड़ा सा और सही बन जाए। y बराबर आप इसको करो 4 करो, जिससे थोड़ा डायग्राम सही बनेगा, या y बराबर 6 करो ऐसे। तो ये जो डायग्राम है वापस एक बार मैं बनाता हूं। आपको दे रखा है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक लाइन आपको दे रखी है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आपके पास ये लाइन है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये वाला पॉइंट आपके पास 4 है। ठीक है जी, ऐसा। और एक जो लाइन है आपके पास, और ये वाली लाइन है y इक्वल टू 4 है, ये वाली लाइन है y इक्वल टू 4, ये वाला पॉइंट है आपके पास 0,4, ये वाला जो पॉइंट है वो है आपके पास 2,0, ये वाला जो पॉइंट है वो है आपके पास 4,0। अब इन तीनों लाइनों को टच करने वाला जो सर्किल होगा वो एक सर्किल तो हमारे पास यहां पर बन जाएगा, यहां पे सर्किल बनेगा, ये वाला सर्किल। ठीक है, और एक जो सर्किल हम बनाएंगे वो सर्किल यहां पे बनेगा। आपको सेंटर और रेडियस की तरफ जाना है। सेंटर और रेडियस कैसे निकालें जरा समझना। पहले तो जब भी आपको रेडियस निकालनी हो तो दो जो पैरेलल लाइन है उनके बीच में डिस्टेंस का हाफ कर देना, तो वो आ जाएगी रेडियस। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक वो होगा डायमीटर का काम करेगा। तो डायमीटर तो आपके पास 2 रहेगा, और रेडियस अगर आपको निकालनी है तो वो रहेगा 2/2, मतलब रेडियस आएगी हमारे पास 1। रेडियस अगर 1 है तो आप जरा इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट की तरफ जाइए। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट है? 2। यहां से लेकर यहां तक रेडियस है 1, तो इसका मतलब ये सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? वो 3 यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 3 आएगा।
आपको y कोऑर्डिनेट पता करना है, तो y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, 4 है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है, क्योंकि रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप बता दो इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। तो आप कहोगे सर ये पूरी 4 थी, इसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 3। मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे हमारे पास 3,3। लेकिन मैं अगर इस की कोऑर्डिनेट पूछूं तो यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 4 है, ये क्या है, रेडियस 1 यूनिट है, तो इसका मतलब 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो आपके पास सेंटर बनेंगे, 2 सर्किल बनेंगे, और 2 सर्किल के सेंटर में एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 3,3 या फिर 5 होगा। तो इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो वो तो रहेगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और बराबर होगा हमारे पास 1। अगर इस सर्किल की इक्वेशन आपको निकालनी है तो वो रहेगा हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर और बराबर होगा रेडियस का स्क्वायर होगा। ठीक है, ग्रीन कार्ड मिल गया, चलो चलो, बहुत बहुत बधाई हो भैया आपको, है ना। तो ये ध्यान रख लेना, अगर 2 लाइन पैरेलल है एक्सिस के और तीसरी दूसरी एक्सिस के पैरेलल है, 2 लाइन जो आएगी इनमें से वो तो केवल एक एक्सिस के पैरेलल आएगी, और तीसरी जो लाइन है वो कोई दूसरी एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ऐसे केस में अगर आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो हम ऐसे काम किया करते हैं, जो 2 पैरेलल लाइन है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं तो रेडियस आ जाएगी, और जो तीसरी लाइन है उसमें अगर हम उस जो कोऑर्डिनेट रेडियस आई है उसको एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो हमारे पास सेंटर का दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है भाई ये, ठीक है। अच्छा, एक तो आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंटों से पास होने वाला सर्किल। देखो उसका एग्जांपल मेरे पास है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है जी, बहुत प्यारा सवाल है। इसमें कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आता है और एक साथ में 2-2 3-3 क्वेश्चन पेपर में आया करते हैं। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जबकि इसका एक क्वेश्चन और था साथ में, और वो था कि आपको रेडियस बतानी थी, रेडियस कितनी रहेगी। तो ऐसे केस में हमें इस पूरी सर्किल की इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है जनरल फॉर्मेट में मान के, देखना समझना कैसे करते हैं। ऐसे केस में अगर आपको सर्किल निकालना है, क्योंकि इसका वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है कि सर्किल की इक्वेशन निकालने का कोई फॉर्मूला होगा ना, ऐसे केस में सर्किल अगर निकालना हो तो हम जनरल फॉर्मेट में इक्वेशन को माना करते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c बराबर 0। ये हमारे पास सर्किल है। ये सर्किल 5,-8 से पास होगा तो पहले वो सेटिस्फाई कराओ। 5 रखेंगे यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 5 रखेंगे तो 10g माइनस 8 रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16f और प्लस का c बराबर 0 आएगा। तो यहां से एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, 10g माइनस का 16f प्लस का c और 6 और 5 हुआ 11, 6 और 5 सॉरी 4 और 5 9, 6 और 2 8, 89 बराबर 0, एक इक्वेशन आई। दूसरा पॉइंट माइनस का 2 और 9 जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस का 81 प्लस 4 दूनी 8g और माइनस का 8g और 9 यदि हम रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18f और प्लस का c बराबर 0 आएगा। यहां से एक इक्वेशन हमारे पास आएगी, माइनस का 8g प्लस का 18f प्लस का c और प्लस 85 हमारे पास 0 आएगा। ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। ऐसे 2 और 1 यदि रखेंगे तो आ जाएगा 2 4 प्लस का 1 प्लस का 4g प्लस का 2f और प्लस का c बराबर होगा 0। यहां से एक इक्वेशन हमारे पास और आ जाएगी, 4g प्लस का 2f प्लस का c प्लस का 5 बराबर 0। ये 3 इक्वेशन आ गई। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें g, f और c का वैल्यू निकालना है। g और f c का वैल्यू निकालना है, क्योंकि उन्हीं से हमारे पास सेंटर आ जाएगा और उन्हीं से हमारे पास रेडियस आएगी। तो g f का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये c हट जाएगा, ठीक है। एक बार इसमें से इसको माइनस कर दो तो c हट जाएगा और फिर दोनों इक्वेशन को और सोल्व करेंगे, है ना। समझना जरा कैसे करें। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करूं, फर्स्ट माइनस सेकंड करूं, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है लेकिन कॉम्प्रीहेंशन का है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा हमारे पास 18g आ जाएगा। इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 34f आ जाएगा। इसमें से ये c से c कैंसिल हो गया, ये माइनस करोगे तो प्लस का 4 बराबर हमारे पास 0 आ गया। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई जो इक्वेशन नंबर। अच्छा, इस सेकंड में से यदि आप सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस करते हो तो आ जाएगा माइनस का 12g आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करते हो तो आएगा हमारे पास 16f आ जाएगा।
ऐसे ही आप c से c कैंसिल करोगे, प्लस हमारे पास 80 आ जाएगा। ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, हमारे पास टोटल 5 इक्वेशन आई है, टोटल 5 इक्वेशन आई है। और इन 5 इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको जी और एफ का वैल्यू निकालना है। अब देखो, जी और एफ का वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसी या तो सेटिस्फाई करवा लो, इनमें से कोई पॉइंट अगर सेटिस्फाई होता है तो वो सेंटर आ जाएगा, और सेंटर पता चला, जी और एफ का वैल्यू पता चल गया तो सी भी निकाल देंगे, है ना। जैसे सेटिस्फाई करवाते हैं, सेटिस्फाई करवाएं तो सेटिस्फाई करवाना कौन सा ज्यादा बेटर है। जैसे इसके अंदर 4 का डिवाइड कर देते हैं एक बार, है ना। 4 का डिवाइड करें तो माइनस का 3g आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 4f, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 20 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आई, माइनस का 3g प्लस का 4f प्लस का 20 बराबर 0। अगर हम माइनस का ये पहला पॉइंट अगर रखते हैं, पहला पॉइंट रखेंगे 3 दूनी 6, माइनस 4 पंजे 20, 200, और प्लस 20, क्या 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो पहला तो गलत है। दूसरा पॉइंट माइनस का 50 रखेंगे तो आएगा 150, माइनस 20 चौक 80, और प्लस का आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा, ये भी गलत है। ऐसे हम ये वाला पॉइंट अगर रखेंगे तो माइनस माइनस 24 दिया आएगा 72, माइनस 8 चौक 32 आ जाएगा, और 5 चौक 20, और 3 23, है ना, और प्लस का 20 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये भी गलत है। तो ये वाला ऑप्शन रखेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 8 या 24, 2 5 3 15, और 2 17, और माइनस का 24 रखेंगे तो 24 दिया 24 चौक 96, नहीं, कहीं कैलकुलेशन के अंदर कहीं मिस्टेक है, तो शायद आंसर नहीं आ रहा है। बाकी जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया है वो प्रोसीजर ये वाला फॉलो होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना, कोई भी सर्किल जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है उसके अंदर हम जनरल इक्वेशन को मानकर ही सोल्व करते हैं। उससे 3 इक्वेशन आती है, 3 इक्वेशन से हम 2 इक्वेशन बनाते हैं, 2 इक्वेशन से हम जी एफ की वैल्यू निकालते हैं, और फिर रेडियस निकाली जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। कैलकुलेशन भले ही थोड़ी सी इसके अंदर बड़ी हो सकती है, लेकिन बताना जरूरी था बेटा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अभी ये जो क्वेश्चंस बचे हैं वो क्वेश्चन हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे लेंथ ऑफ कोड। यदि हमें निकालना हो तो लेंथ ऑफ कोड कैसे निकाली जाएगी? लेंथ ऑफ कोड, कोड का मतलब है जीवा। अगर जीवा की लंबाई निकालनी हो तो जीवा की लंबाई कैसे निकाली जाएगी? कोई भी सर्किल की जीवा की लंबाई अगर निकालनी हो तो जीवा की लंबाई क्या होती है? जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई सर्किल है और ये हमारे पास कोई कोड है, इस जीवा की लंबाई निकालनी है। इस जीवा की लंबाई निकालने के लिए हम इसमें 2 काम करते हैं। एक तो हमारे पास यहां से यहां तक ये तो है हमारे पास सर्किल की रेडियस, और एक हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे जिसकी लेंथ कितनी है? पी है। और यहां से लेकर ये जो, अगर हम यहां से सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब जो कोड है वो बाइसेक्टेड हो जाती है, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे केस में इतना सा पार्ट और इतना सा पार्ट, ये दोनों पार्ट बराबर है। अगर यहां से यहां तक की वैल्यू निकालू, मैं यहां से यहां तक की वैल्यू निकालू, तो वो होगा √r² माइनस का p² होगा। आपको अगर पूरी डिस्टेंस निकालनी है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ ऑफ कोड बराबर होगा 2 इसको a मान लो आप, है ना, a है ये, तो आएगा 2 √a² माइनस का p²। जहां पर a क्या है? a तो है हमारे पास सर्किल की रेडियस, और p क्या है? p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से या फिर सर्किल के सेंटर से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p का वैल्यू। आ गई बात समझ में? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो कैसे करते हैं, मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लो कि ये हमारे पास सर्किल है और ये हमारे पास कोई कोड है, और कोड की इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस का 4y और प्लस का 5 बराबर 0 है। और दूसरा जो हमारे पास सर्किल है, इस सर्किल की जो इक्वेशन है वो ये है कि x² प्लस का y², इसको करो आप 3 करो, ठीक है, x² प्लस का y² और बराबर हमारे को दे रखा है 25। ठीक है जी, ये सर्किल दे रखा है। और इस सर्किल से हमें क्या निकालना है? इस सर्किल से हमें निकालना है लेंथ ऑफ कोड निकालना है। ये लाइन कितना इकाई लंबाई का अंतःखंड काटती है वो निकालना है। तो इंटरसेप्ट भी बोला जा सकता है या कोड की लेंथ भी बोली जा सकती है, एक ही बात है। हम क्या करेंगे, ये सर्किल का जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0 0। इस सर्किल के सेंटर से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। 0,0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि निकालें, x बराबर 0, y बराबर 0, कांस्टेंट है हमारे पास c बटे √a² प्लस b², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आप जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 15 बटे 5 कितना आ जाएगा? 3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई हमारे पास 3।
यहां से लेकर यहां तक वो हो गई हमारे पास रेडियस। सर्किल की रेडियस कितनी है 5 है, तो क्या आप यहां से यहां तक नहीं निकाल सकते? और पूरी डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस कितनी आएगी 4, और पूरा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ऐसे केस में यदि हमें लेंथ ऑफ कोड यदि पूछा जाए, लेंथ ऑफ कोड यदि पूछा जाए तो लेंथ ऑफ कोड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। प्रोसीजर मैंने बता दिया है लेंथ ऑफ कोड निकालने का क्या आता है। क्या हो गया? अरे समझ में आ गया? हाँ, यहां तक की बात समझ में आ गई। लेंथ ऑफ कोड इस तरीके से निकाली जाती है। सेम इसी तरीके से हम कोई भी लाइन की पोजीशन देख सकते हैं सर्किल के रेस्पेक्ट में। आप लिख लो जरा, पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। अगर कोई भी लाइन की सर्किल के रेस्पेक्ट में पोजीशन हमें चेक करनी हो तो वो पोजीशन किस तरीके से चेक की जाती है, समझना। जैसे मान लो कि सर्किल तो हमारे पास यहां पर है, और लाइन जो है वो सर्किल के रेस्पेक्ट में एक तो यहां पर हो सकती है, बाहर हो सकती है, या फिर हो सकता है सर्किल को टच करें, या फिर हो सकता है सर्किल को काट जाए, या फिर हो सकता है सर्किल की डायमीटर हो। ये हम 4 केस के अंदर लाइंस की बात करते हैं, है ना। तो ये चारों केस के अंदर लाइन के अंदर पहली बात तो है कि सर्किल की जो इक्वेशन है वो हमारे पास मान लो कि ये वाली है, ठीक है। तो इस सर्किल की रेडियस हमें गिवन है, सर्किल की रेडियस कितनी है a। हम इस सर्किल के सेंटर से ये जो लाइन गिवन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। सर्किल के सेंटर से इस लाइन के ऊपर यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे उसको मैंने क्या बोल दिया है, p बोल दिया है। एक इस सर्किल की जो रेडियस है उस रेडियस को हमने क्या बोल दिया है, a बोल दिया है। तो इस सर्किल के अंदर दो चीजें हैं, सर्किल के सेंटर से जो गिवन लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, वही फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c बटे स्क्वायर बी स्क्वायर से, जिसको हमने p लिखा है। एक सर्किल की रेडियस है a। तो इसमें सबसे पहला केस ये है कि जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है और रेडियस अगर कम है, p इज ग्रेटर देन a है, तो ऐसे केस के अंदर लाइन जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास आउटसाइड रहेगी। दूसरी बात, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक है और रेडियस यहां से यहां तक है, मतलब p बराबर यदि a है, तो ऐसे केस के अंदर जो लाइन हमारे पास बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट, स्पर्श रेखा बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम इस सेंटर से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दें, वो तो है p और रेडियस है इतनी, ज्यादा कौन सा है, रेडियस ज्यादा है। तो तीसरा केस ये है कि अगर p हमारे पास a से लेस देन है तो ऐसे केस के अंदर लाइन जो बनेगी वो बनेगी कोड, कोड का मतलब है वो जीवा बन जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इस सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 0 के बराबर आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 0 आ गई, तो ऐसे केस में क्या बन जाएगा जी, डायामीटर बन जाएगा। ये जो लाइन है वो डायामीटर बन जाएगी। आ गई क्या बात समझ में? क्लियर हुआ है? बस केवल और केवल आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है सेंटर से, दैट इज कॉल्ड रिटन बाय p से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और a है वो सर्किल की रेडियस है। बस सीधा सा काम करना है, छोटा सा काम करना है, और उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है भाइयों। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, अगर हमें सर्किल की एक्सिस के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी हो तो वो कैसे चेक की जा सकती है? पोजीशन ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस, पोजीशन ऑफ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस। अगर एक्सो के रेस्पेक्ट में सर्किल की पोजीशन हमें चेक करनी हो तो वो कैसे चेक करी जा सकती है? सुनना भाई, ध्यान से सुनना। जैसे भाई सर्किल जो है वो अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा, और उसको थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है। जैसे मान लो कि कोई सर्किल है, वो सर्किल की एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग अलग पोजीशन हो सकती है। सर्किल हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कट कर जाए, हो सकता है कि सर्किल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर जाए, या फिर हो सकता है कि वो जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, है ना, ऐसा ऐसा हो सकता है। सेम ऐसा का ऐसा ही वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसा हो सकता है कि कोई जो सर्किल है वो वाई एक्सिस को काट जाए, या फिर हो सकता है कि कोई सर्किल जो है वो वाई एक्सिस को टच कर जाए, या फिर हो सकता है कि कोई सर्किल वाई एक्सिस को ना तो टच करे ना ही कट करे। ऐसे ऐसे पोजीशन हो सकती है, ठीक है। बोर्ड की वजह से तो भाई कोई बात नहीं है, बोर्ड की वजह से नहीं कर पा रहे तो अब जो क्लासेस आ रही है उनको कंटिन्यू कर लो, और फिर हाल फिलहाल ये वाला जो एग्जाम है जो 13 अप्रैल को है उसको तो इस तरीके से जितना तैयार होता है उतना दे दो, और फिर नया बैच जो आएगा, ऑफलाइन बैच भी आएगा, ऑनलाइन बैच भी आएगा, उसको थोड़ा अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। यही कर सकते हैं और तो क्या ही बताएं।
तो ये हमारे पास रिलेटिव पोजीशन हो सकती है सर्किल की। तो ये सारी चीजें अभी ये देखो, ये है इंटरसेक्टिंग टू एक्स एक्सिस, ये है टचिंग टू एक्स एक्सिस, ये डू नॉट इंटरसेक्ट टू कट है ना टू एक्स एक्सिस, ये डू नॉट कट और टच वाई एक्सिस, ये है टचिंग टू वाई एक्सिस, ये है कटिंग टू वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास 5 रिलेटिव पोजीशन होती है सर्किल की। और इन पांचों रिलेटिव पोजीशन को कैसे हम पता करें, कैसे पता किया जाए कि सर्किल इनके रेस्पेक्ट में ऐसा ऐसा रहेगा। अगर कोई भी सर्किल जो है, कोई भी सर्किल अगर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अगर कट करता है तो उसकी रिलेटिव पोजीशन ऐसे ऐसे हो सकती है। अगर एक्स एक्सिस को यदि काटता है तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। और एक्स एक्सिस पर काटा गया जो इंटरसेप्ट है वो रहेगा 2√g² माइनस ई रहेगा। किसी भी सर्किल का एक्स एक्सिस के ऊपर कट किया गया जो इंटरसेप्ट है वो 2√g² माइनस ई रहेगा। सेम इसी तरीके से कोई भी सर्किल का यहां से लेकर यहां तक, ये है वाई एक्सिस है पूरा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सर्किल का इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट का मतलब है अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो अगर आपको वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालना हो तो वो होगा हमारे पास 2√f² माइनस ई रहेगा। वाई एक्सिस के ऊपर काटा गया इंटरसेप्ट रहेगा। ठीक है। अब भाई इसके अंदर अलग अलग कंडीशन होती है, कब तो टच करेगा, कब कट करेगा, कब टेंजेंट होगी, है ना, ऐसे ऐसे। तो सबसे पहली बात आप लिख लो, अगर आपके पास g² माइनस का c, g² माइनस c ग्रेटर देन 0 आ गया, ये अंडर रूट के अंदर की संख्या अगर पॉजिटिव आ गई तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव आएगा। और स्क्वायर रूट में पॉजिटिव जब भी आता है तो ऐसे केस के अंदर कट्स एक्स एक्सिस, इस केस के अंदर सर्किल जो होगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। दूसरी बात यह है कि जब g² माइनस का c बराबर 0 आ जाए तो ऐसे केस के अंदर टचेज टू एक्स एक्सिस रहेगा, टचेज टू एक्स एक्सिस। इस केस के अंदर जो सर्किल होगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तीसरा अगर g² माइनस का c लेस देन 0 यदि आ गया तो ऐसे केस के अंदर डू नॉट कट एक्स एक्सिस। उस कंडीशन के अंदर सर्किल जो होगा वो एक्स एक्सिस को ना ही तो कट करेगा ना ही टच करेगा। ठीक है, दूर दूर रहेगा। हाँ हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट लिखना चाहो लिख लो भाई। कंडीशन नंबर 4, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर f² माइनस का c बराबर 0 आ जाए, ये वाला पार्ट अगर 0 के बराबर आ जाए अंडर रूट में, उस कंडीशन के अंदर टच करेगा, टचेस टू वाई एक्सिस, टचेस टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच करेगा। और अगर ऐसा हो हमारे पास कि f² माइनस का c ग्रेटर देन 0 है तो उस केस के अंदर कट्स वाई एक्सिस, उस केस में वाई एक्सिस को कट करेगा। और 6th नंबर पे है हमारा कि f² माइनस का c लेस देन 0 यदि आ जाए तो ये आएगा डू नॉट कट, डू नॉट कट वाई एक्सिस आएगा। ठीक है, तो ये वाली गणित ध्यान रखोगे आप, क्योंकि इसके बेसिस पे पेपर में क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्किल विद एक्सिस। एक्सो के रेस्पेक्ट में यदि सर्किल की पोजीशन आपको बतानी है तो वो इस केस में हम इस तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, क्या समझ गए? चलो भाई, जैसे हमारे पास क्वेश्चन जो पेपर में आ रखा है वो क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं। ये वाला एक बार तो ये देखो क्वेश्चन क्या है। आपको बोला है उस वृत्त का समीकरण जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करता है और y बराबर 2 को भी टच करता है। आप इस सर्किल की पोजीशन अगर बनाएंगे तो इस सर्किल की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से सर्किल की पोजीशन बनेगी। जरा ध्यान से समझना, है ना। ये तो है हमारे पास, ये तो है हमारे पास वाई एक्सिस, और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। ये दोनों एक्सिस आ गई, है ना। और एक हमारे पास एक लाइन और दे रखी है, और वो जो लाइन है वो हमें दे रखी है y बराबर 2। ये है y बराबर 2 लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस की पैरेलल होती है। अच्छा, एक आपको इसके अंदर ऐसा है कि ये जो सर्किल है वो इन सब को टच करने वाला सर्किल बनेगा भाई, है ना। इन सब को टच करने वाला सर्किल बनेगा। यहां बना देता हूं। देखो भाई, इन तीनों को टच करवा देता सर्किल से। ऐसा सर्किल बनेगा, ठीक है। तो अगर इस सर्किल को, अगर हमें इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो वो सर्किल की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी?
इस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो ये वाला जो पॉइंट है वो तो है हमारे पास क्या 0,2 है, ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारे पास 0,0 है। आप अगर इस सर्किल की इक्वेशन निकालना चाहोगे तो सेंटर रेडियस की जरूरत है। यहां से यहां तक पूरा 2 यूनिट है, तो यहां से यहां तक ये पूरा तो रहेगा 2 यूनिट है ना, ये पूरा जो क्या है डायमीटर है, इसका आधा करोगे तो रेडियस, ये रेडियस बनेगी और ये भी क्या है रेडियस। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट हमारे पास रहेगा 1,1 रहेगा। सेंटर पता चल गया, रेडियस पता ही, इक्वेशन निकाल दो, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर और बराबर में कितना आ जाएगा 1। इक्वेशन आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y और प्लस का 1 बराबर क्या आएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 1, सी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, चलो ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, जाओ और बढ़िया तरीके से पेपर को फोड़ के आना बेटा, है ना। हाँ जी भाई, ये क्वेश्चन है आपको, केंद्र दे रखा है एनडीए 2024 का क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पेपर का। आपको दे रखा है सेंटर ए बी है, रेडियस हमारे पास सी है, कैसे निकालें सेंटर, यदि हम निकाले इसमें से सर्किल का सेंटर निकालना हो तो वो होगा x के कोफिशिएंट का आधे का माइनस y के कोफिशिएंट का आधे का माइनस, जिसको हम क्या बोल देंगे a, b बोल देंगे, ये तो रहेगा सेंटर। और यदि हम यहां से निकालना चाहें रेडियस, यहां से रेडियस निकालना चाहें तो रेडियस क्या रहेगा, रेडियस रहेगा g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c रहेगा और वो कितना आ जाएगा 3, और वो किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। आपके पास देखो सेंटर भी है, आपके पास रेडियस भी है, आप सबका वैल्यू निकाल लो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर करोगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 19, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। हाँ जी, ये क्वेश्चन जरा देखो, ये डायमीटर फॉर्म के सर्किल की इक्वेशन थी और डायमीटर को घुमा के एनडीए 2024 सेकंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो कि बहुत बहुत सिंपल सा ही था, है ना, कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है ये। तो अगर इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर बनाओ, तो पहला जो हमारे पास बनेगा ये बन जाएगा x माइनस का 1 और x माइनस का 3, ये तो हमारे पास पहले वाले के फैक्टर बन जाएंगे। दूसरे वाले के फैक्टर बनाओगे तो वो फैक्टर बनेंगे हमारे पास कितने कितने बनेंगे, 4 और 2, x माइनस का 4 और x माइनस का 2 और बराबर y माइनस का 4 y माइनस 2। इसके फैक्टर बना लो और इसके फैक्टर बना लो, दोनों के फैक्टर बना लिए तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है, पता है आपको कौन सी फॉर्मेट है, ये है डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन है। अब डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन वैसे कैसे लिखी जाती है, x माइनस का x1 x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 और इंटू y माइनस का y2 बराबर 0, ये होती है डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन हुआ करती है। अब इस डायमीटर फॉर्म में जो सर्किल की इक्वेशन है उससे यदि हमें डायमीटर के एंड्स पता करने हो, इसको 0 करोगे तो आ जाएगा x1, इसको 0 करोगे तो आ जाएगा हमारे पास x2, इसको 0 करोगे तो y1, इसको 0 करोगे तो आएगा y2, है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, मैं इसको इधर लिखूं तो एक कॉम्बिनेशन और बन जाएगा, ये फिर x1 का काम कर सकता है ना, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, 3 इधर आ गया या 4 रह गया 3 के साथ में, या फिर 1 इधर आ गया 2 इधर रह गया। अगर मैं y वालों को इंटरचेंज कर दूं तो ऐसा भी हो सकता है 1,2 हो सकता है, 1,2 या फिर 3,4 भी हो सकता है, ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है ना, ऐसे इंटरचेंज करने से। तो ये डायमीटर के एंड्स हो सकते हैं, डायमीटर के एंड वो ही रहेंगे जिन दोनों का मिड पॉइंट सेंटर के बराबर आ जाए। आप देख लो मिड पॉइंट सेम आना चाहिए, 4 3 और 1 4, 4/2 2 आ जाएगा, 4 2 6/3 आ जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो 2,3 आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो 2,3 आ जाएगा। देखो आ गया मिड पॉइंट, सब में सेम आ रहा है। आपको बोला है कि व्यास के अंतिम बिंदु 1,2 3,4 है, 1,2 एंड 3,4 है। देख लो ये वाला कॉम्बिनेशन सेट किया है, ये वाले कॉम्बिनेशन से सही है। 1,4 3,2 है क्या, 1,4 है 3,2 है, इस कॉम्बिनेशन से ये भी सेट है। व्यास के अंतिम बिंदु 2,4 हो सकते हैं क्या, 2 नहीं हो सकता, 2 वाई पे आना चाहिए, तो ये गलत है। इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, ए ऑप्शन सही है। अब बताओ भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, है ना। चलो भाई आगे आगे आपको दे रखा है इस सर्किल के रेस्पेक्ट में आप क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है सर्किल के अंदर x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। 1 बनाने के लिए 4 का डिवाइड कर देते हैं, 4 का डिवाइड करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का आ जाएगा ax माइनस का आ जाएगा ay और प्लस आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 बराबर में कितना आ जाएगा 0 आएगा। अगर आपको ये बोला है कि ये सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है, व्यास ये है, केंद्र इसके ऊपर है, तो यदि हम यहां से निकालना चाहें, सेंटर निकालना चाहें,
तो सेंटर क्या होगा, x के कोफिशिएंट का आधे का माइनस और y के कोफिशिएंट का आधे का माइनस, सेंटर होगा a/2 क्या ये इस लाइन को सेटिस्फाई करता है? a/2 प्लस a/2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर आपको बोला है डायामीटर, रेडियस निकालो, डायामीटर पता कर लेते हैं। यहां से रेडियस अगर हम पता करें तो रेडियस होगा हमारे पास इसके आधे का स्क्वायर a²/4 प्लस इसके आधे का स्क्वायर a²/4 माइनस a²/4, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, रेडियस आ जाएगी a/2 आ जाएगी, a/2 रेडियस। आपको बोला है डायमीटर, हाँ डायमीटर जो है वो हमारे पास a होगा, इसने बोला है डायमीटर 2a होगा, क्या नहीं होगा? अगर कोई भी सर्किल x एक्सिस को टच करता है, टचेज टू x एक्सिस, अगर कोई भी सर्किल x एक्सिस को टच करता है तो उसमें कंडीशन होती है g² बराबर c की कंडीशन होती है। तो g का वैल्यू निकाल लो, इसका आधा कर लो, a/2 है ना आधा, तो ये आ जाएगा a²/4 और कांस्टेंट भी कितना है, a²/4 है, बराबर है x एक्सिस को टच करेगा। सेम इसी केस के अंदर टचेज टू y एक्सिस होगा, क्या टचेज टू y एक्सिस, तो उस केस में क्या आना चाहिए, f² बराबर c आना चाहिए। f का वैल्यू है a/2 का स्क्वायर करोगे a²/4, c बराबर भी कितना है, a²/4 है। आ गई बात समझ में? तो ये दोनों एक्सिस को टच करता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसमें से केवल 2 स्टेटमेंट कितने सही है, केवल 2 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 सही है। आ गई बात समझ में? और देखो आगे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वृत्त की जीवा का समीकरण है, जीवा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। बड़ी वैसे कॉमन सेंस की सी बात थी कि ये हमारे पास कोई सर्किल है, ये हमारे पास कोई कोड है, और अगर ये सर्किल का सेंटर है, सर्किल का सेंटर है 0,0 और सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 यूनिट है, और ये जो लाइन है वो आपको दे रखी है, ये कोड की इक्वेशन है, ये कोड की इक्वेशन है ना। आपको करना क्या था, आपको ये निकालना है कि इस कोड का मिड पॉइंट क्या रहेगा, इस कोड का मिड पॉइंट क्या रहेगा। कोड का मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है, कोड का जीवा का मध्य बिंदु निकालना है, तो जीवा का मध्य बिंदु निकालने के लिए कि हम 0,0 से इस कोड के ऊपर यदि फुट निकालें, ये वाला जो पॉइंट निकालें, फुट निकालें, फुट और परपेंडिकुलर, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे जीवा का मध्य बिंदु कहेंगे, कोड का मिड पॉइंट कहेंगे। तो ये मिड पॉइंट निकाल लो, है ना, क्या होगा, फुट। और फुट कैसे निकालते हैं, फुट निकालते हैं x माइनस, इसके कोऑर्डिनेट x मान लो, x माइनस का 0/a, a का वैल्यू कितना है, ये बराबर y माइनस का 0 और अपॉन b बराबर माइनस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दो, माइनस के 5 बटे a² प्लस b², a² प्लस b² करोगे तो 10, तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आप यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यहां से y का वैल्यू निकालोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, और यही क्या हो गया हमारे पास, 3/2, 1/2, बी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर आएगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे की बात समझ में, बी ऑप्शन सही आंसर। और देखो आपको बोला था कि ये सर्किल है और इस सर्किल का y एक्सिस के ऊपर कट किया गया अंतखंड निकालना है, और y एक्सिस के ऊपर कट किया गया अंतखंड होता है 2√f² माइनस ये होता है, तो 2√f², ये होता है हमारे पास 2f का वैल्यू, आधा करोगे 7/2 का स्क्वायर 49/4, माइनस का c करोगे माइनस का 12, तो ये आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 49 माइनस का 48 बटे कितना आ जाएगा 4, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8, राइट आंसर आ जाएगा 8, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। और देखो उस वृत्त का समीकरण जो इन बिंदुओं से होकर गुजरता है जिसका केंद्र इस रेखा के ऊपर है। वैसे तो भाई इसको पूरा पूरा सोल्व करना पड़ता है, नहीं इसमें आप हिट एंड ट्राई लगा सकते हो। पहली बात तो जो सर्किल है वो इन दोनों पॉइंटों से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा सकते हो। इनमें से जो ईजी है उससे सेटिस्फाई करा लो। ईजी कौन सा है, माइनस का 2,0, तो माइनस 2,0 रखो आप, माइनस का 2,0 रखोगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, इसमें रखोगे 0, इसमें रखोगे माइनस का 2 रखोगे तो माइनस का 6 प्लस का 2, बोलो आ रहा है 0, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये 3, -2 से सेटिस्फाई होगा, 3 रखोगे तो आएगा 9, -2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 9 और प्लस का 2, सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और देखो दूसरे वाले ऑप्शन को ट्राई करो, इस वाले ऑप्शन को जो हट रहा है पहले उसको हटा दो, ये आ जाएगा 9 प्लस का 4 5 आएगा, क्या नहीं होगा। इसके अंदर पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आएगा हमारे पास 3 दूनी 6, नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, यही होगा फिर। सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो आप।
फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो हर जगह अलग अलग होता है क्या? ऐसा तो नहीं है, बाई चांस एक दो क्वेश्चंस का वेरिएशन हो सकता है, बाकी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है हर जगह सेम ही रहेगा। ठीक है जी, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस भी पेपर में आया है। ये वाले का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। मूल बिंदु और बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त, मूल बिंदु और इन बिंदुओं से गुजरने वाला वृत्त, 3 पॉइंट है अभी भी आपके पास। एक तो है 0,0 है, एक आपके पास पॉइंट है a, b है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके पास माइनस का b, माइनस का a है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हमें सर्किल की इक्वेशन लिखनी हो तो ऐसे लिख सकते हो आप। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c बराबर क्या होता है? 0। ये सर्किल होता है। अगर इस सर्किल को हम 0 0 से गुजारेंगे तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 0। a, b से गुजारेंगे तो a, b से गुजारोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 2ag प्लस आ जाएगा 2bf, और c तो वैसे ही हमारे पास 0 हो गया। इससे गुजारोगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 2bg और माइनस का आ जाएगा 2af, और बराबर में कितना आ जाएगा? 0 आएगा। आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे, है ना, ये दोनों कट जाएगा। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ये g है यहाँ पे, है ना। इन दोनों में से मैंने g कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 2a प्लस का आ जाएगा 2b। ऐसे ही आप इसमें से f अगर कॉमन लेते हो तो आ जाएगा 2b प्लस का 2a, बराबर में कितना आ जाएगा? 0। ये पूरा 0 में ट्रांसफर हो गया तो g बराबर क्या आ जाएगा? -f। आप एक चीज समझ जाओ कि इन दोनों में जो फर्क है वो काई का फर्क है? केवल माइनस का फर्क है। तो क्या ये दोनों के केस में क्या ये इसको सेटिस्फाई कर सकता है? क्या वृत्त किस रेखा पे स्थित होगा? वृत्त का केंद्र है, सॉरी, सर्किल का जो सेंटर है -g -f है, तो आप इसकी जगह -g -f लिखोगे और आप देखो सेटिस्फाई करवाओगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। आप g की जगह x, f की जगह y मान के ट्रांसफर भी कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। आपको बोला है इस वृत्त द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के वर्गों का योगफल। ये सर्किल है और इस सर्किल का एक्सों के ऊपर काटे गए अंतःखंड कौन से होते हैं? 2√g स्क्वायर माइनस c होता है ना, इसका वर्ग करना है, प्लस 2√f स्क्वायर माइनस का c करना है, उसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहां से c तो 0 के बराबर है, आप इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4g स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 4f स्क्वायर आ जाएगा। gf भी दोनों बराबर है तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं 8g स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको g का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जी का वैल्यू निकाल लो, जी का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ रखे हैं। एक क्वेश्चन जो आ रखा है ये वाला, ये क्वेश्चन है रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्किल का, तो आप इसके लिए भी हेडिंग डाल लीजिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्किल्स। रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्कल। ठीक है जी। दो वृत्तों की सापेक्षिक स्थिति यदि हमें देखनी हो तो क्या करते हैं? हाँ जी हाँ, प्रैक्टिस होगी भाई, आज प्रैक्टिस होगी। हाँ जी, दो वृत्तों की अगर सापेक्षिक स्थिति हमें देखना हो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्किल देखना हो, तो वो 2 टाइप से सर्किल बनते हैं। देखो भाई, सर्किलों की 2 पोजीशन हो सकती है, एक सर्किल ऐसा, दूसरा सर्किल ऐसा, है ना, ऐसा। या फिर हो सकता है कि दोनों सर्किल ऐसे ऐसे हो गए, पहले दूरियां ज्यादा थी, देख लो है, पहले दूरियां ज्यादा थी, फिर बाद के अंदर मुलाकात हुई, एक बार मुलाकात हुई तो दोनों पास पास में आए, और फिर उसके बाद में इतना पास आ गए, लो जी साहब इंटरसेक्ट हो गए। या फिर हो सकता है कि वो थोड़ा सा इतना पास में आए कि ये पूरा का पूरा अंदर का अंदर ही फिट हो गया। या फिर उसके बाद में ऐसा सर्किल आया, ये वाला हटाओ, ऐसा ऐसा सर्किल आया। या फिर जो हमारे पास पोजीशन होगी वो फिर हमारे पास ऐसी वाली पोजीशन होगी। आप इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। पहले इन दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा थी, फिर बाद में थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ी, नजदीकियां बढ़ने के बाद में साहब दोनों की शादी वादी हो गई, है ना, शादी हो गई साहब, फिर बच्चे हो गए, घर में रहने लग गए। तो अब अगर हमें 2 सर्किल की रिलेटिव पोजीशंस अगर पता करनी हो तो फिर उसके लिए हम क्या क्या निकालते हैं? एक तो हमारे पास इस सर्किल का सेंटर है C1 और इस वाले सर्किल का सेंटर है C2। आपको दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालनी होती है सबसे पहली बात। एक आपको रेडियस का सम करना होता है, ये रेडियस है, इसकी रेडियस है R1, इसकी जो रेडियस है वो है R2। आपको देखना है दो सेंटरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है कि रेडियस का सम ज्यादा है। बताओ। नहीं नहीं, आज मिक्स प्रैक्टिस ही हो पाएगी, कॉन्सेप्ट वाइज बाद में करवाएंगे।
सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है C1 C2 वो हमारे पास ग्रेटर होगी किससे, R1 प्लस R2 से ज्यादा रहेगी। तब दो सर्किल आपस में एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। दो सर्किल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस अगर रेडियस के सम से ज्यादा हुई तो दो सर्किल आपस में एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। अच्छा, यदि आप देखना यहां से सर्किल का सेंटर C1 है, ये सर्किल का सेंटर C2 है, ये है रेडियस R1, ये है रेडियस R2, दोनों की रेडियस का सम निकाल लो और सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालो, इस केस में बराबर आएगा। तो ऐसे केस में सेंटर के बीच में डिस्टेंस और रेडियस का सम वो दोनों यदि बराबर हो तो हम क्या बोल देंगे कि दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे को टच कर जाएंगे। अगर ऐसा हो कि ये सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल का सेंटर है C1 C2 है ना, ये है हमारे पास रेडियस R1, ये है हमारे पास रेडियस R2, अब क्या होगा, अब सर्किल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस के योगफल से तो कम है। C1 C2 जो है वो हमारे पास R1 प्लस R2 से तो कम है, लेकिन R1 माइनस R2 से ज्यादा भी होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर दोनों सर्किल जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो तो ऐसे केस के अंदर इस सर्किल का सेंटर है C1, इस सर्किल का सेंटर है C2, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। आप देखो इस केस के अंदर आएगा R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस है इसका मोड बराबर सेंटर के बीच की डिस्टेंस, अगर ये बराबर आ जाए तो इस केस को हम बोलते हैं इंटरनली टच वाली कंडीशन बोलते हैं, आंतरिक स्पर्श इसको बोला जाता है। अगर ऐसा हो कि दो सेंटरों के बीच में जो डिस्टेंस है, दो सेंटर के बीच में डिस्टेंस वो दोनों की रेडियस के डिफरेंस से भी कम है, तो ऐसे केस के अंदर एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर की तरफ ही रहेगा, एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर की तरफ रहेगा। आगे क्या बात समझ में है ना, भावनाओं को समझने की कोशिश करो। सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालनी होती है, रेडियस निकालनी होती है। इसमें एक क्वेश्चन आपका और बनता है, वो क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का। कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है, एक कॉमन टेंजेंट और दूसरी कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और ये हमारे पास तीसरी कॉमन टेंजेंट, ये चौथी कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फर्स्ट केस में कितनी, 4। इस केस के अंदर यदि हम कॉमन टेंजेंट निकालें तो कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, 3 कॉमन टेंजेंट होगी। इस केस के अंदर कॉमन टेंजेंट यदि हम निकालें तो कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, 2। इस केस के अंदर कॉमन टेंजेंट निकाले तो 1, और इस केस के अंदर कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, 0। आपको केंद्र निकालना होता है इंडियन एयरफोर्स का पार्ट 2। चलो जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, सिलेक्शन बिफोर सेल्फ। चलो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कोई बच्चा जब सिलेक्शन के बाद में किसी भी तरीके से कमेंट करके या फिर हमें याद करता है, बहुत तुम्हें मतलब हो सकता है हमें बहुत बढ़िया फील होता है, प्राउडफुल मोमेंट होता है ना, छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है कि ऐसे कोई बच्चा जब पूरी क्लास के अंदर आके जब ये बोलता है कि हाँ सर देखो हम आपकी वजह से, आपसे पढ़ने के बाद में आज हम यहाँ पे हैं, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। कम्युनिटी में देखना एक बच्चा जो एनडीए की प्रिपरेशन किया करता था पहले, नवीन कुमार मिश्रा, बिहार का बच्चा है, उस बच्चे का फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर सिलेक्शन हुआ। आप सोचो, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर वो होता है जो आपको पढ़ाया करता है, मतलब आपको 11th 10th 12th में जो गवर्नमेंट टीचर पढ़ाते हैं उनको कितना अनुभव होगा, और वो उस पोस्टिंग के ऊपर सेलेक्ट हुआ है। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है ऐसे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि वो बच्चा जुड़ा हुआ बहुत पहले से है, एनडीए की पहले प्रिपरेशन करी थी, बाद में मैथ्स बच्चा पढ़ता गया साथ में, और जीके जो पार्ट था वो अलग से वो बच्चा पढ़ता गया, लेकिन मैथ्स वो बच्चा लगातार पढ़ता गया। बहुत अच्छी बात होती है। 2 बार एनडीए रिटर्न भी निकला है, एसएसबी आउट हो गया। चलो कोई नहीं, भगवान जो करता है सही करता है ना। हाँ जी भाई, एसएसबी का पार्ट तो क्या देखो हम बता नहीं सकते, एसएसबी थोड़ी किस्मत वाली बात होती है। बाकी रिटर्न क्वालिफाई करना भी आजकल के पेपर में कितनी बड़ी बात है, और बच्चे ने 2 बार क्वालिफाई किया है। हाँ जी भाई, आपको बोला है 2 अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करें, तो इनमें से क्या कंडीशन बनेगी, जब 2 सर्किल आपस में एक दूसरे को 2 अलग अलग पॉइंटों पर काटते हैं, तो मैंने कंडीशन बता दी है कि दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों की रेडियस के डिफरेंस से तो क्या है, ज्यादा है, और दोनों की रेडियस के सम से क्या है, कम है। ऐसा करना है आपको, दोनों की रेडियस निकालनी है और सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। इस पहले सर्किल का सेंटर बताओ, पहले सर्किल का सेंटर क्या होगा, 0,0। इस दूसरे सर्किल का सेंटर बता दो, सेंटर होगा हमारे पास 5,0 रहेगा। आप पहले की रेडियस निकालोगे, R1 निकालोगे तो कितना आएगा, R। दूसरे की रेडियस अगर आप निकालोगे तो वो होगा G² + F² - C।
इसका स्क्वायर करोगे माइनस का 16 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, R2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। C1 C2 केंद्रों के बीच में दूरी यदि हम निकालते हैं C1 C2, तो केंद्रों के बीच में दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5। आप यहाँ पे पुट कर लो। सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो है हमारे पास 5, और R1 प्लस R2 से कम रहेगी। R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 करोगे तो ये आ जाएगा 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो R इज ग्रेटर देन हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आएगा। R इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, और यदि आप लेस देन के चक्कर में पड़ोगे तो दोनों के बीच में रेडियस का डिफरेंस करना पड़ेगा। रेडियस का डिफरेंस एक 3 है एक 0 है, तो यहाँ पे सॉरी R-3 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, R-3। तो अगर आप 3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो फिर R का जो वैल्यू है वो 8 से कम आ जाएगा। तो R का जो वैल्यू है वो 2 से 8 के बीच में होगा जब दो सर्किल आपस में एक दूसरे के इंटरसेक्ट करोगे। ठीक है चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और बता देता हूं कि अगर कोई सर्किल को कोई लाइन यदि कट करें और जहां पे लाइन सर्किल को कट करती है उन पॉइंटों से पास होने वाला सर्किल निकालना हो, या दो सर्किल आपस में एक दूसरे को कट करें उनसे पास होने वाला सर्किल अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। सर्किल पासिंग थ्रू, हेडिंग डालो भाई, सर्किल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। सर्किल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल। एक तो लाइन और एक सर्किल आपस में एक दूसरे को काटते हैं तब सर्किल की इक्वेशन क्या रहेगी, और एक यदि सर्किल एंड सर्किल यदि आपस में एक दूसरे को काटते हैं तब सर्किल की इक्वेशन क्या बनेगी। जैसे ऐसा है कि ये तो हमारे पास कोई सर्किल है और इसको एक लाइन कट कर रही है, ये वाली लाइन कट कर गई। जहां पे ये वाली लाइन इस सर्किल को कट करती है उन पॉइंटों से पास होने वाला सर्किल अगर आपको निकालना है तो वो सर्किल ये बनेगा। ये सर्किल है हमारे पास C, ये है हमारे पास लाइन L। तो ऐसे केस में अगर इस सर्किल की इक्वेशन निकालें तो वो होगा C प्लस लेमडा L बराबर 0 होगा। जब भी एक सर्किल और एक लाइन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्किल अगर हमें निकालना है तो वो क्या होता है, वो होता है लाइन की इक्वेशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। ठीक है ना, उस केस के अंदर हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे। अगर ऐसा हो कि एक तो हमारे पास ये सर्किल है और ये दूसरा सर्किल अगर इसको काट रहा है, जैसे ये वाला सर्किल इसको काट रहा है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्किल अगर हमें निकालना हो, जहां पर ये दोनों काटते हैं उन दोनों पॉइंटों से पास होने वाला सर्किल अगर आपको निकालना हो, ऐसा सर्किल निकालना हो, ये वाला सर्किल है C1, ये वाला सर्किल है C2, तो इस इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन रहेगी C1 प्लस लेमडा C2 बराबर 0 होगा। C1 प्लस लेमडा C2 बराबर 0 आएगा। ठीक है, चलो जी, जैसे कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। एक तो हमारे पास सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर है 25, और एक हमारे पास लाइन है 3x माइनस का 4y और माइनस का 10 बराबर है 0। ठीक है, ये हमारे पास ये सर्किल और ये लाइन जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उन बिंदुओं से गुजरने वाला इन दोनों के इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन एंड -1,3 से गुजरने वाला सर्किल निकालना है। इन दोनों की प्रतिच्छेदन से गुजरने वाला और -1,3 से गुजरने वाला सर्किल निकालना है। तो फिर ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में ऐसा काम करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 25 सर्किल लाइन की इक्वेशन को हम लेमडा से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। 3x माइनस का 4y माइनस का 10 बराबर 0। ये लाइन, ये सर्किल कहां से पास होता है, -1 और 3 से। -1 और 3 रखोगे, 1 प्लस का 9 माइनस का 25 प्लस का लेमडा, जब -1 रखोगे तो माइनस का 3 माइनस 4 तिया 12 माइनस 10 बराबर में कितना आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये 10 माइनस करोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 25 आ जाएगा। माइनस का 25 लेमडा बराबर 0 आएगा। तो यहां से लेमडा का वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा -3/5। ये लेमडा का वैल्यू हमें वापस रखना पड़ता है यहाँ पे और पूरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, समझ गए। तो ये हमारे पास सर्किल होता है जो सर्किल और लाइन से या सर्किल और सर्किल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला कोई सर्किल अगर हमें निकालना हो तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपके पास इसमें एक चीज और बच गई है, दैट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन, और फिर ये टॉपिक हमारा खत्म है ना, सर्किल खत्म हो गया।
पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण। तो प्राचलिक समीकरण सिंपल सी बात है, रेयर केस के अंदर पूछा जा सकने वाला सवाल है। अगर ये जैसे मान लो हमारे पास सर्किल है और इस सर्किल के अंदर हमें थीटा डिग्री पर कोई पॉइंट अगर लेना हो, थीटा डिग्री पर कोई पॉइंट लेना हो, मान लो सर्किल की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, और थीटा डिग्री के ऊपर कोई पॉइंट अगर हमें लेना हो, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो होंगे हमारे पास x के बराबर तो होगा a कोस थीटा एंड y के बराबर होगा हमारे पास a साइन थीटा। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस हुआ करती है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मान लो कि सर्किल की इक्वेशन कोई दूसरी फॉर्मेट में है, सर्किल की इक्वेशन कोई दूसरे फॉर्मेट में है, ऐसी सर्किल की इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर यदि आपको दे रखा है a स्क्वायर, है ना। और हमें सर्किल की इक्वेशन अगर निकालनी है तो वो सर्किल की इक्वेशन कैसे आएंगी, वो सर्किल की इक्वेशन आपको फिर उस केस में x माइनस एच को a कोस थीटा के बराबर करना है और y माइनस के जो है उसको हम a साइन थीटा के बराबर कर देंगे। ऐसा ऐसा करेंगे तो x के बराबर हमारे पास आ जाएगा h प्लस a कोस थीटा आएगा और y बराबर हमारे पास k प्लस a साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। आ गया बेटा। चलो तो फिर इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं और ये टॉपिक जो है आपका सर्किल खत्म है। कल आप लोगों की क्लास नहीं है ना, और परसों आपकी क्लास शायद नहीं है। शायद नहीं है का मतलब यह है कि मैं देहरादून जा रहा हूं, तो अगर मैं टाइमली पहुंच गया तब तो मैं वहां से क्लास ले लूंगा, और अगर नहीं पहुंचा तो फिर हो सकता है कि या तो थोड़ी डिले हो जाए आपकी क्लास, है ना, और या फिर नहीं हो। तो थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस कर लेना है वापस आने के बाद में, या फिर हो सकता है मैं वहीं से जो क्लासेस है वो आपकी थोड़ी सी बड़ी क्लास अरेंज कर दूंगा फिर। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस जरूर करना है, ध्यान रखना। आराम से ठाले नहीं बैठना है, टाइम एग्जाम में कम है, सेल्फ स्टडी करिए फिर, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।